हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। केमिस्ट्री क्लासेस की सीरीज़ में आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री की 3 क्लासेस को पढ़ा दिया है और उन्हीं पे बेस्ड जितने भी PYQs बने थे 2024 के एग्ज़ाम में वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने CPO के क्वेश्चंस भी लिए हैं। इसके अलावा CHSL, CGL, स्टेनो, JEE और MTS में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। टोटल इस क्लास में 52 क्वेश्चंस हैं जिसको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आप इसका सलूशन देखिएगा और आपके जितने भी स्कोर होंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने क्लासेस को देखा है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे और इससे आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना सीखा और आपने कितना रिवाइज किया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द साइंस ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डैश रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज होता कितना है तो इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जे थॉमसन ने की थी। वहीं पर अगर आपसे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर 2 नाम आएंगे, एक आएगा गोल्डस्टीन का और एक आएगा रदरफोर्ड का। 1886 में गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहां पर उन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल को ऑब्जर्व किया था, लेकिन उस टाइम पर इनको पता नहीं था कि वो प्रोटॉन्स हैं। बाद में रदरफोर्ड आते हैं और वो इसको प्रोटॉन नाम देते हैं, तो इस वजह से इसका क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है। एक बार किसी स्टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो वहाँ पे आंसर था गोल्डस्टीन। और दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो वहाँ पे आंसर था रदरफोर्ड। तो दोनों ही ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, जैसा ऑप्शन होगा आप वैसा ही आंसर मार्क करेंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ हैलोजन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी आपने हैलोजन के बारे में नहीं पढ़ा है, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें भी जानेंगे कि कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि ग्रुप 17 जो होता है उसको हम हैलोजन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और वो ग्रुप 17 में ही आता है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो होगा 2,8,7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक इसी तरीके से हैलोजन में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज ए हाइड्रोजन एटम हैव इन इट्स के शेल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 इम्पॉर्टेंट शेल होते हैं, के, एल, एम और एन। इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है 2n² फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8,
M में 18, N में 32 और इसके आगे 50 आएगा और ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम के K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब है कि इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके K शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। एग्ज़ाम में यहाँ पे एटम नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पर दिया हुआ था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि दो हाइड्रोजन आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल में पूछा जाए कि इसके K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तब आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इन्होंने आंसर की में आंसर 1 दिया था, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा था जो कि सही नहीं था। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल पूछ लिया जाए तो 2 आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है और कौन कौन से शेल होते हैं, ये सब हमने सेकंड वाली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन बेरिलियम। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बेरिलियम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं और उतने ही आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसमें प्रोटॉन भी 4 होंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे SSC GD के क्वेश्चन हैं। केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन इंक्लूड करने के बाद भी केवल 52 क्वेश्चंस है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से, एसिड बेस एंड सॉल्ट से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, जो कि हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डेफिनिट शेप डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसका शेप निश्चित होता है, उसकी बाउंड्री क्लियर होती है, यानी कि वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉलिड का शेप, साइज सब कुछ फिक्स होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर बाउंड्री है, यानी कि आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ भी हमने क्लास में पढ़ा था। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो सॉलिड से भी ज़्यादा होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे इसका रीज़न बताया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है और ये थोड़ा फ्री होके मूव कर पाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल से मिल जाएं या फिर इनका मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो उसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है। ये भी एक तरीके का डिफ्यूज़न होता है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, उसके बाद लिक्विड का और सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूज़न देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गैस अगर सीधे सॉलिड में बदल जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए तो उसको हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। जब गैस सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको आप डिपोजिशन कहेंगे, और अगर यहाँ पे सॉलिड है वो सीधे कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, H2 इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि H2 जो है ये किस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये मैंने क्लास में कवर किया हुआ है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, दे आर नॉट रिजिड एंड दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि लिक्विड फ्लो होते हैं और अपने शेप को चेंज करते हैं, तो वो रिजिड नहीं होते, इस वजह से उनको हम और किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इनको फ्लूइड कहा जाता है यानी कि तरल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेसिकली आपसे यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरीके से आपको 1 से लेके 30 तक के सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद MTS में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 12, बिलो आर 2 केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे 2 केमिकल इक्वेशन दिया गया है। जिंक है, कॉपर सल्फेट है, रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। लेड है, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। पूछा गया है वाई डज कॉपर गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म इन बोथ द केसेस। यहाँ पे पूछा गया है कि कॉपर क्यों अलग हो गया इन दोनों रिएक्शन में। यहाँ पे जो CuCl2 है इसको क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहा जाता है या फिर कॉपर डाइक्लोराइड भी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉपर क्यों अलग हुआ इन दोनों रिएक्शन में। तो ये हमने पढ़ा है 3rd वाली क्लास में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। मैंने आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में बताया था कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ऊपर हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो अपने से नीचे वाले मेटल को किसी भी रिएक्शन में रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, इन सब से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी। पोटेशियम और सोडियम के बाद यहाँ पे आता है बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। इसके बाद यहाँ पे निकल और यहाँ पे होगा टिन। फिर उसके बाद यहाँ पे लेड आएगा, फिर हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे कॉपर आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिंक भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है, लेड भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है। तो ये कॉपर जो है इनसे कम रिएक्टिव है, इसी वजह से दोनों केसेस में रिप्लेस हो गया और ये एग्जाम्पल होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा है। मेहर हैड 2 लार्ज चंक्स ऑफ कोल, शी सेट फायर टू द फर्स्ट चंक एंड ब्रोक द सेकेंड वन इनटू पीसेस। हेल्प मेहर अंडरस्टैंड what kind of changes happened to the 2 chunks of coal at the end of the activity by choosing all the applicable statements। इसी वजह से मैंने आपको केमिकल और फिज़िकल चेंज पढ़ाया था
यहाँ पे उस पर बेस्ड बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेहर है, उसके पास 2 बड़े बड़े चंक हैं कोयले के। उसने पहले चंक को आग लगा दी, यानी कि पहला जो चंक था कोयले का उसको जला दिया। सेकंड चंक जो था उसको उसने पीसेस में तोड़ दिया। अब यहाँ पे आप मेहर को समझाइए कि कौन सा यहाँ पे चेंज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मैटर का जब स्टेट चेंज होता है कोई नया वहाँ पे सब्सटेंस नहीं बनता और वो चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है, तो उसको हम फिज़िकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। और वहीं पर अगर मैटर के केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, तो उसको हम केमिकल चेंज में रखते हैं और वो रिवर्सिबल नहीं होता। जैसे यहाँ पर मेहर ने फर्स्ट चंक ऑफ कोल को जला दिया है तो वो बाद में राख बन जाएगा, तो ये हो गया केमिकल चेंज। वहीं पर सेकंड चंक को उसने पीसेस में तोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पे केवल उसका स्टेट चेंज हुआ है। बड़ा पीस था, तोड़ के उसने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके का चेंज फिजिकल चेंज होता है। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि दोनों जो चंक है वहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चेंजेस रिवर्सिबल थे केवल पहले वाले में, यानी कि राख बन गई है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ओनली फिजिकल चेंज टुक प्लेस फॉर द सेकेंड चंक ऑफ कोल। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकेंड चंक ऑफ कोल में जो कि पीसेस में तोड़ा गया है वहाँ पे केवल फिजिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों में केमिकल चेंज हुआ है। और यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट केस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सी वाला और ई वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाले को पीसेस में ब्रोक किया गया है तो वो फिजिकल चेंज होगा। फर्स्ट वाले चंक को जला दिया गया है तो वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगर आपने क्लास देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो पहले इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे कहने कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला यहाँ पे लिखा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, दीज एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बताया था कि सभी मैटर एटम से बने होते हैं और यही एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है एटम्स माइट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बोला था कि एटम को केमिकल रिएक्शन के टाइम पर क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वेरी इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इन्होंने कहा था कि अगर एलिमेंट अलग हैं तो उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगे। कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन द रेशियो ऑफ होल और फ्रैक्शनल नंबर। यहाँ पे कहने कि कंपाउंड जो बनते हैं वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो भी होल या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स में। फिफ्थ स्टेटमेंट है ए कंपाउंड विल ऑलवेज हैव कांस्टेंट रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। यानी कि एक कंपाउंड में जो काइंड ऑफ एटम्स हैं और रिलेटिव नंबर है ये सेम होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने बोली थी वो आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ये और ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने बोला था। ये वाला यहाँ पे गलत है क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला था कि रिएक्शन के टाइम पर एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि कंपाउंड जो होते हैं वो एटम के कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन वो होल नंबर में होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर में नहीं। तो इस वजह से केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन टर्म्स ऑफ दियर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ को पूछा गया है।
मैंने आपको बताया कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले यहाँ पे आएगा पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, इसके अलावा आयरन, निकल, उसके बाद यहाँ पे है टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। तो यहाँ पे आपसे इसका इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा पोटेशियम, उसके बाद में मैग्नीशियम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से केमिकल और फिजिकल चेंज का दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? इन दिस एग्जाम्पल देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन कौन सा इनमें से फिजिकल चेंज है और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। आपको केवल फिजिकल चेंजेस को इसमें से बताना है। पहला यहाँ पे है कोल चेंजिंग इनटू कोल ऐश ऑन बर्निंग, यानी कोयला अगर हम जला दें और वो राख बन जाए तो क्या ये फिजिकल चेंज है? नेक्स्ट यहाँ पे है प्रिपेयरिंग अ स्वीट ड्रिंक बाय मिक्सिंग शुगर इन वाटर, यानी कि हम स्वीट ड्रिंक बनाते हैं शुगर और वाटर को मिला के, तो क्या ये फिजिकल चेंज है? थर्ड यहाँ पे है वाइट वॉशिंग वॉल्स यूजिंग ए सोल्यूशन ऑफ लाइम एंड वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे है मिक्सिंग सॉल्ट एंड लेमन जूस इन अ बीकर, यानी कि सॉल्ट और लेमन जूस को अगर बीकर में हम मिक्स कर रहे हैं। अब इनमें से बताइए कि कौन सा फिजिकल चेंज है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप शुगर और वाटर को मिला करके ड्रिंक बनाएंगे तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, आपने एक मिक्सचर तैयार किया है केवल। तो इस तरीके के चेंज फिजिकल चेंज होंगे। और अगर आपको यहाँ पे शुगर और वाटर को अलग करना है, यानी कि इसको रिवर्स करना है, तो ये आप रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वाइट वॉशिंग वॉल्स यूजिंग ए सोल्यूशन ऑफ लाइम एंड वाटर, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा इसमें आता है कि अगर हम सॉल्ट और लेमन को मिक्स कर रहे हैं तो ये केमिकल चेंज है या फिजिकल? तो यहाँ पर इन्होंने इसको फिजिकल चेंज में कंसीडर किया है क्योंकि जो लेमन जूस होता है इसमें होता है साइट्रिक एसिड। जब आप सॉल्ट और लेमन जूस को मिक्स करेंगे तो इसका एसिड और ये आपस में थोड़ा बहुत रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज में आ जाएगा। तो इस वजह से इसको इन्होंने कंसीडर नहीं किया है। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो ये भी फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होता है, पर यहाँ पे इसको राइट आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड जॉन डॉल्टन प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी, द सेकेंड पार्ट ऑफ विच स्टेट्स दैट ऑल एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है कि जॉन डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को किस ईयर में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी एटम जो होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वो इक्वल होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। 1808 में इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड। तो यहाँ पे ये हमने पहले भी डिस्कस किया, सॉलिड से अगर कोई चीज़ सीधे गैस में कन्वर्ट होती है तो वो सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 जे थॉमसन इज़ नोन फॉर डेवलपिंग विच मॉडल इन 1898। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जे थॉमसन ने 1898 में कौन सा मॉडल डेवलप किया था। तो इसको यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। ऐसा इस वजह से क्योंकि कई बार MTS में क्वेश्चन पूछा गया है कि जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल कब दिया, तो वहाँ पर इन्होंने
आंसर 1898 को माना है, जबकि बहुत जगह पे 1904 लिखा हुआ है। इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और 1904 में मॉडल इनका आया था, लेकिन 1898 यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लम पुडिंग मॉडल इन्होंने दिया था, और यहाँ से ये वाला ईयर आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे CHSL 2024 के। क्वेश्चन नंबर 20, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉलिड बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सूटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन लोअरिंग द टेम्परेचर स्लोली इज कॉल्ड। तो ये जो मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड हैं उसके बारे में पूछा गया है कि अगर उस मिक्सचर को सेपरेट करना है जो कि सॉल्युबल सॉलिड है, यानी कि वो घुल जाता है सॉल्वेंट में, धीरे धीरे उसका अगर हम टेम्परेचर स्लो डाउन करके उसको अलग करते हैं तो ये किस मेथड में आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो कि सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है, यानी कि लिक्विड में सॉलिड को मिला करके उस सोल्यूशन को बनाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन होता है। यहाँ पे जो आयोडीन है ये सॉलिड है और इसको मिक्स कर दिया जाता है अल्कोहल में। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और पार्टिकल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गैस होता है इसमें सॉलिड या फिर छोटे छोटे लिक्विड के स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोसोल जो होते हैं इसमें स्मोक आता है। तो ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल गैस में डिस्पर्स्ड होते हैं। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। इसका चार्ट भी मैंने आपको दिया था क्लास में याद करने के लिए, इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इसको हमने सेकंड और थर्ड दोनों क्लास में पढ़ा है। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे SSC स्टेनो 2024 में। आप मुझे बताइएगा कि किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर विच डिस्कवरी इन 1932 वॉज जेम्स चैडविक बेस्ट नोन। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1932 में जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एज टेम्परेचर राइजेस। तो ये चीज़ भी देखिए हमने क्लास में पढ़ा हुआ है पहली क्लास में। यहाँ पे पूछा गया है कि जब भी टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करेंगे तो पार्टिकल के मोशन पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं और तेज़ी से मूव करेंगे, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम CGL 2024 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। तो ये तो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वही आपसे पूछा हुआ है। तो जब यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से एकदम रिलेटेड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गेट रिलीज्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तब कौन सी गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला पार्ट पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट के अलावा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे तीसरी बार पूछा गया है कि कौन सी गैस रिलीज होगी जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे क्योंकि सब हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नस्ट रदरफोर्ड यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉइल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्नस्ट रदरफोर्ड ने कितना थिक गोल्ड फॉइल यूज़ किया था जब उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेस पे इन्होंने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था, तो इन्होंने 1000 एटम्स जितना थिक गोल्ड फॉइल लिया था। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि 1000 एटम्स के थिकनेस जितना गोल्ड फॉइल लिया था तो वो बहुत थिक रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 1000 एटम के बराबर के थिकनेस का इन्होंने गोल्ड फॉइल उसमें यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले अगर आपको क्विक लाइम का फॉर्मूला याद है तो दो चीज़ें यहाँ से ऐसे ही ऑप्शन गायब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है और यहाँ पे मीथेन। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बाद में यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2024 में। इस तरीके का क्वेश्चन CGL 2024 में और भी पूछा गया था। वहाँ पे आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट होता है और ये 11th-12th में पढ़ाया जाता है, बेसिकली जो नीट या IIT की प्रिपरेशन करते हैं उनको। तो आपके लिए केवल इतना जानना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस के, तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे लिखा होता सेकेंड पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन तो वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे थर्ड पावर लिखा होता तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता। अगर बात करें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो ज़ीरो में ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो इसको आप सीधे याद रखेंगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड है तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अगर इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ रिएक्शन तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कहने कि कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन
रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यानी कि वहाँ पे ना तो रिडक्शन हो रहा है और ना ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शंस को यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड होगा NaH, जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो Na और यहाँ पे हो जाएगा H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। ये भी हमने क्लास में पढ़ा है कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। इसका जब डीकम्पोजिशन आप कराएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का क्या मतलब है? हाइड्रोजन डाई यानी कि 2 है, ऑक्सीजन मोनो यानी कि 1 है। तो यहाँ पे वाटर का लिखा हुआ है। अगर वाटर को डीकम्पोज करेंगे आप तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन। और हमने पढ़ा था कि ये सभी पार्ट होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप डीकम्पोजिशन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन है ना ही रिडक्शन। ये वाला रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बताना है जहाँ पे सिंगल एलिमेंट है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये डाई एटॉमिक हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 एटम हैं, एक कार्बन का और एक यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो ये भी डाई एटॉमिक आप कह सकते हैं। वैसे ये कंपाउंड भी है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है, O2 के फॉर्म में मिलेगा, तो ये भी डाई एटॉमिक है। केवल हीलियम यहाँ पे है जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट साइड इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मेड बैलेंस्ड। तो यहाँ पे आपसे रिएक्शन दे करके उसको बैलेंस करने के लिए पूछा गया है और इसी वजह से मैंने आपको क्लास में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बताया था। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिंपल इक्वेशन दे करके आपसे कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करिए। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोडक्ट के साइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं इनके कितने मॉलिक्यूल होंगे। ये आप तभी बता पाएंगे जब आप इक्वेशन को बैलेंस करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, फिर इसको आराम से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कार्बन के नंबर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 कार्बन है और यहाँ पे केवल 1। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना होगा। इस तरीके से यहाँ पे भी 2 कार्बन हो गए और यहाँ पे भी 2 कार्बन हो गए। इसके बाद यहाँ पे हम हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे है 5 हाइड्रोजन और यहाँ पे है 1, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केवल 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करने के बाद हम यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2, यानी कि रिएक्टेंट के साइड पर टोटल यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हैं। वहीं पर अगर आप प्रोडक्ट के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन
यहाँ पर है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जब आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे केवल 3। अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 लिखना होगा, यानी कि 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1, यानी कि 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया और 7 ऑक्सीजन इस साइड पर भी। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सभी का नंबर बैलेंस करना होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना हाइड्रोजन होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा और 3 यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल होगा, अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉजेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज द, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये किस वजह से होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स की वजह से हमें रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बेस्ड ऑन दी 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है अमोनिया का। अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे बनाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको कि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी आप कह सकते हैं, और यहाँ पे आएगा वाटर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है नाइट्रोजन, इसके साथ में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अगर हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है तो वहाँ पे होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन अकेला था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसका हुआ है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन जो है इसका यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, क्योंकि इसके साथ में हाइड्रोजन आकर के ऐड हुआ है। बिल्कुल अपोजिट आपको देखने में लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है N गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और यहाँ पे लिखा है O गेट्स रिड्यूस। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, A and D आर द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है। नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट वाज एंटनी लॉरेंट लेवोशियर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री इन 1789। यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटनी लॉरेंट लेवोशियर का केमिस्ट्री में कौन सा महान योगदान था। 1789 में उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन्होंने दिया था और ये था इनका कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पता लगाइए कि वाइट सिल्वर क्लोराइड ग्रे क्यों हो जाता है सनलाइट में। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ये होगा, इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने 3 टाइप के रिएक्शन पढ़े थे। थर्मल डीकम्पोजिशन यानी ऐसे रिएक्शन जो हीट के वजह से डीकम्पोज हो जा रहे हैं। फोटो डीकम्पोजिशन यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसको फोटो डीकम्पोजिशन कहते हैं और उसका एग्जाम्पल है ये। थर्ड टाइप का था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो भी डीकम्पोज हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा केमिकल चेंज है।
पहला यहाँ पे है हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, यानी आयरन की रॉड को आप बहुत ज़्यादा गर्म कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे है सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये एक तरीके से स्टेट ऑफ मैटर में जो कन्वर्टेबिलिटी होती है उसका पार्ट है, और ये भी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट यहाँ पे है इवेपोरेशन ऑफ डीजल। तो इवेपोरेशन हो, सब्लिमेशन हो, डिपोजिशन हो या फिर किसी को हीट करना हो, ये सब फिजिकल चेंज होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से अगर दही जम गया तो वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि ये ऐसा चेंज है जहाँ पे नया सब्सटेंस बना है और वो रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज कॉल्ड अवोगाद्रोस कांस्टेंट नेम्ड आफ्टर दी 19th सेंचुरी साइंटिस्ट अमीदेव अवोगाद्रो। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अवोगाद्रो नंबर आपसे पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम हैं, उसी को यहाँ पे अवोगाद्रोस कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम जेई के करेंगे जो कि 2024 में पूछे गए थे। पहला यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला यहाँ पे है ए न्यूट्रॉन हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, तो यही वाला सही हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का वहाँ केवल प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का वहाँ पे केवल न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंट्रल पार्ट जो होता है एटम का वहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब गलत है क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वाई कैन नॉट वी राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय क्लोरीन एंड सोडियम एज ClNa इंस्टेड ऑफ NaCl। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम ClNa क्यों नहीं लिखते, NaCl क्यों लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द रूल इज़ टू राइट द नेम ऑफ द मेटल फर्स्ट। यानी कि ये रूल है जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर मेटल का नाम पहले लिखेंगे। तो सोडियम मेटल है तो इसको हम पहले लिखते हैं, क्लोरीन को बाद में। क्वेश्चन नंबर 44, द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2+ and the valency of oxygen is 2-. What is the simplified chemical formula of calcium oxide? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, यानी निगेटिव में होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये चीज़ हमने क्लास में नहीं पढ़ा था, इसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो मान लीजिए ये A है और ये B है। अगर ये दोनों का केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है तो इसका रूल होता है, इसका जो भी वैलेंसी होगा इसको आप इस साइड पर लिखेंगे और इसका जो वैलेंसी होगा इसको आप इसके साथ में लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे AyBx। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। वैलेंसी आप इधर उधर एक्सचेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम और यहाँ उसकी वैलेंसी, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर इसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ में हम केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखते। प्लस माइनस केवल इसलिए लगाया जाता है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कैल्शियम और इसके साथ में ये वाली वैलेंसी को लिखा जाता है।
इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में इसकी वैलेंसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला निकल कर के आता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ना सेम वैलेंसी है, तो इस वजह से हम इसको सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे मैथ में होता है ना, रेशियो वाले चैप्टर में जब 4:4 होता है तो उसको हम 1:1 लिख देते हैं। 25:25 होता है तो इसको भी हम 1:1 लिख देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सेम वैलेंसी हो गया है, तो 2 आप यहाँ पे ड्रॉप करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे इनकी वैलेंसी अलग अलग हो तब हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करते। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और हाइड्रोजन की 1, तो अगर आपको अमोनिया का फॉर्मूला लिखना है तो नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन की वैलेंसी और हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे। तो इस तरीके से ये NH3 बन जाता है। यहाँ पे सेम नहीं है तो हमने सिंप्लीफाइड नहीं किया, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंस द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज़ वेरी लो, व्हाट बेनिफिट डू वी गेट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस। यहाँ पे कह रहे हैं कि अट्रैक्शन जो होता है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत कम होता है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड इन स्मॉलर सिलेंडर। यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है, इसी के वजह से हम इनको कंप्रेस कर पाते हैं और इनको सिलेंडर्स में स्टोर कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगला क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स दैट फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर टुगेदर नोन एज। यहाँ पे कह रहे किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को मिला करके न्यूक्लियॉन्स कह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज। यहाँ पे कहने कि अगर मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं। इसका मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर आप परफ्यूम लगाएंगे तो उसका स्मेल पूरे घर में फैल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसका स्मेल भी पूरे घर में आता है। और अगर आपकी मम्मी किचन में कुछ टेस्टी चीज़ें बना रही होती हैं तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं डिफ्यूज़न के, जहाँ पार्टिकल मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट है, नेम ए सब्लिमेबल सब्सटेंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू एनी इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। यानी कि आपको सबलाइम सब्सटेंस का एग्जाम्पल बनाना नहीं है, बताना है कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होगा बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नैफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन फैट्स और ऑयल्स combine with a strong alkali such as sodium hydroxide to make soap। इसके लिए अलग से चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। जब फैट या ऑयल कंबाइन होते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ में सोप बनाने के लिए तो उसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 6 and number of neutrons is 10, then what is the atomic mass of the atom। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 6 है जिसको हम जेट से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है, तो उसका मास कितना होगा।
अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन कितना है वो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर दिया गया है। मैंने आपसे कहा था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है यानी कि प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन यहाँ पर 10 है, यानी एटॉमिक मास यहाँ पे आ जाएगा 16। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल। यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, यानी कि जहाँ पे वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टेट ऑफ मैटर को इफ़ेक्ट नहीं करते। पहला यहाँ पे है चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल ऑफ मैटर। अगर आप किसी भी मैटर के पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मैटर। तो अगर आप मैटर के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तब भी उनके स्टेट में फ़र्क आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। चेंजिंग द प्रेशर ऑन द मैटर, प्रेशर चेंज करने से भी इनके स्टेट में चेंज आता है। चेंजिंग द कलर ऑफ द मैटर, यानी अगर आप किसी भी मैटर का कलर चेंज कर देंगे तब उनके स्टेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। मैटर का कलर आप चेंज करेंगे तब भी सॉलिड सॉलिड रहेगा, लिक्विड लिक्विड रहेगा और गैस गैस रहेगा, तो इससे इनके स्टेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक हमने 52 क्वेश्चंस किए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने सभी क्लासेस को ध्यान से देखा है तभी आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कर पाए होंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, बनाए गए हैं, वो सब हमने क्लास में कवर किया है। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है तो मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।